Hello, aspirants, and welcome to our new initiative, India This Week, the new lecture. In this regard, I am Anshul Sharma, your mentor and faculty at Center for Ambition. So, without wasting much of our time, let's get started with the analysis of the current affairs with various newspapers, articles. Okay, काफी interesting articles हैं आज related with mains as well as prelims perspective. दोनों से related हमारे पास आज हम कुछ articles देखेंगे. It covers the portion of polity, economy and various subjects at a large. So let's get started. The very first article that we are going to see, this article is Australia's social media ban for under 16s takes effect. Context क्या है? ऑस्ट्रेलिया दुनिया का एक पहला देश बनने जा रहा है जिसने 16 साल की कम उम्र वाले बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाना एज अ लेजिस्लेशन, एज एन एक्ट, लीगल नॉर्म घोषित करने जा रहा है, एंड दैट इज ऑस्ट्रेलिया. अब इसके पीछे के कारण क्या है? कारण है हम सब देखते हैं बहुत सारे ऐसे न्यूज वाक्य हमारे सामने आते हैं जिसमें हम देखते हैं कि बच्चे जो हैं उनके दिमाग पर सोशल मीडिया का काफी गलत असर पड़ रहा है, इंक्लूडिंग एक कॉन्सेप्ट अभी हाल ही में चला था, दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेन रॉट. ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट था. ब्रेन रॉट का कॉन्सेप्ट क्या था कि एक्सेसिव यूज ऑफ सोशल मीडिया, जब हम सोशल मीडिया या मोबाइल पर सोशल या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक इस तरह के जब एप्लीकेशंस को एक लंबे टाइम तक देखते हैं तो हमारा ब्रेन रॉट होने लग जाता है. तो इसकी वजह से ब्रेन में नंबनेस आ जाती है, जिसके कारण जो हमारी ब्रेन की एक्टिंग एबिलिटी है, थिंकिंग कैपेसिटी है, वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जाती है, लीडिंग टू परमानेंट डैमेज टू द न्यूरॉन्स. ओके, जो परमानेंट डैमेज हो सकता है जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति पूर्ण रूप से खत्म हो सकती है. तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड का फर्स्ट कंट्री बनेगा जो सोशल मीडिया पर बैन लगाएगा फॉर द पीपल यंगर देन 18 ईयर्स ऑफ एज, 16 ईयर्स ऑफ एज. 16 साल से कम उम्र के जितने भी बच्चे हैं उन्हें सोशल मीडिया चलाने की परमिशन नहीं दी जाएगी बाय लॉ. ओके, इस तरह से ये चीज आई है. और इन्होंने जो लिस्ट दी है वो लिस्ट आई है फेसबुक, इंस्टाग्राम, किक, रेडिट, स्नैपचैट, थ्रेड, टिकटॉक, एक्स, यूट्यूब और ट्विच. इनको बोला गया है कि अगर ये जो भी इन्होंने स्टिपुलेटेड टाइम दिया है तब तक जितने भी ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन हैं 16 साल से कम उम्र वाले, अगर उनका डेटा, उनके अकाउंट्स ये लोग इन प्लेटफॉर्म से रिमूव नहीं करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया विल चार्ज 49.5 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स टू देम. ओके, तो इन्होंने कहा है रीजनेबल स्टेप्स लिए जाएं ताकि जो भी ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन है यंगर देन 16 ईयर्स ऑफ एज, उनके अकाउंट्स ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो उन्हें रिमूव कर दें. ओके, ये बैन ऑस्ट्रेलिया के ई सेफ्टी कमिश्नर के द्वारा पेश किया गया. ओके, कीपिंग द कंसर्न्स लाइक ब्रेन रॉट एंड नमनेस इन द माइंड, इस तरह के कॉन्सेप्ट, प्लस द क्राइम दैट इज इंक्रीजिंग. अभी हाल ही में एक सीरीज आई थी एडोलेसेंस सीरीज, आपने देखा होगा, तो उसमें भी किस तरह से पोर्ट्रे किया गया है द इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एंड द यूज ऑफ सोशल मीडिया टू कमिट क्राइम्स बाय द यंगर पीपल, जुवेनाइल क्राइम जिसे कहा जाता है. ओके, इसको कहा गया है और इन्होंने टारगेटेड प्लेटफॉर्म को बोला है कि इस तरह के अकाउंट जो भी हैं उन्हें डिलीट कर दिया जाए. लेकिन साथ ही में जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है, उनकी तरफ से भी एक बयान सामने आया है. उन्होंने कहा है कि यंगस्टर्स का ये जो बैन लगाया गया है यंगस्टर्स के ऊपर सोशल मीडिया ना यूज करने के लिए, इसकी वजह से वो लेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स की तरफ जा सकते हैं. सोशल मीडिया कंपनीज का कहना है, लाइक एक्स, फेसबुक, ओके, इनका कहना है कि अगर ये बच्चे इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने अकाउंट नहीं एक्सेस कर पाएंगे तो बच्चों का लाजमी हो जाता है लेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स पर आ जाना. वो प्लेटफॉर्म्स या वो कंपनीज जो कि बहुत ज्यादा न्यू है. फॉर एग्जाम्पल इन्होंने कहा है जैसे लेमन8, योप, ये इस लिस्ट में अभी शामिल नहीं है सोशल मीडिया के बैन में. तो देखा गया है ऑस्ट्रेलिया में ऑलरेडी इस लेमन8 और योप जैसे एप्लीकेशंस का एक डाउनलोड रेट है वो काफी ज्यादा तेजी से देखा गया है. तो यहां पर हम दो पॉइंट्स देख सकते हैं पूरे सिनेरियो में. सबसे पहला पॉइंट है
ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया एज अ कंट्री वर्ल्ड की फर्स्ट नेशन बनने जा रहा है फॉर वॉट, टू बैन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने वाला पहला नेशन बनने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। लेकिन यहां डिलेमा क्या है, एक तरफ है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट, ओके, और दूसरी तरफ है सोशल मीडिया कंपनीज। अब ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ से ई सेफ्टी को ई सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए बैन लगाया गया है टू अवॉइड द हार्मफुल इफेक्ट्स ओवर चिल्ड्रन, ताकि उनकी जो थिंकिंग एबिलिटी है, क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स हैं, उनको कोई हार्म ना पहुंचे, ये ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का कहना है। फैमिलीज भी ने भी इस लॉ को, इस ई सेफ्टी जो नियम आ रहा है उसे वेलकम किया गया है। जबकि सोशल मीडिया कंपनीज का दूसरे हाथ पर कहना यह है कि ये जो स्टूडेंट्स हैं 16 ईयर्स से कम वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ये लेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स को यूज करने लग जाएंगे। अब इनका कहना है जब ये बच्चे या लेस रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म्स का यूज करने लग जाएंगे, देन देयर विल बी हायर चांसेस ऑफ देयर डेटा टू बी मिसयूज्ड। यहां से जो डेटा कलेक्ट होगा वो डेटा लेस रेगुलेटेड होगा एंड इट हैज हायर चांसेस ऑफ मिसयूज। ओके, मिसयूज के ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो यहां पर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने के 2 पॉइंट्स होते हैं। तो यहां से हमने क्या सीखा, जब भी हम किसी भी आंसर को देखेंगे जिसमें एक से ज्यादा स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल जनरली स्टेक होल्डर अप्रोच एक तरह का आंसर राइटिंग स्किल होता है। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब भी आप मेंस आंसर राइटिंग करते हैं, तो इसमें एक अप्रोच होता है मेंस आंसर राइटिंग का, दैट इज स्टेक होल्डर्स अप्रोच। इसमें क्या होता है, जब हम किसी आंसर को लिखेंगे तो उस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल जैसे ही यही सेम केस अगर हम लें, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मेंस में आया, ओके, आया भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं, प्लस न्यूज में है, देन इट कैन बी इन द अपकमिंग मेंस आल्सो। यहां पर अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो यहां पर हम देखेंगे कि कितने स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर हमने देखा स्टेक होल्डर है, एक तो गवर्नमेंट, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट एज अ स्टेक होल्डर है, फैमिलीज एज अ स्टेक होल्डर है, लेस देन 16 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन एज अ स्टेक होल्डर है, सोशल मीडिया कंपनीज एक स्टेक होल्डर है, ओके, एंड वर्ल्ड एज अ लार्ज, क्योंकि यहां से दुनिया सीखेगी, ओके, कंट्रीज, बाकी सारी कंट्रीज भी सीखेंगी जैसे आप और हम सीख रहे हैं। तो यहां पर हमने 5 स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई किए। अब यहां पर हमें हर एक स्टेक होल्डर पर 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे तो हमारा एक बहुत ही मल्टी डायमेंशनल आंसर क्रिएट होगा। तो यहां पर गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव क्या है, ओके, गवर्नमेंट के लिए नेगेटिव क्या है। गवर्नमेंट के लिए पॉजिटिव ये है कि उनकी जो फ्यूचर जनरेशंस है वो सस्टेनेबल रहेंगी, आने वाली जनरेशंस है उसमें लीडर्स क्रिएट होंगे। नेगेटिव ये है कि रेवेन्यू जनरेशन कम होगा गवर्नमेंट के लिए, ओके। फैमिलीज के लिए 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव पॉइंट। 16 ईयर्स ऑफ एज से कम वाले जो चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं। इस तरीके, इस चीज को हम बोलते हैं स्टेक होल्डर अप्रोच में आंसर लिखना। ओके, यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट कि किस तरह से आप ये स्टेक होल्डर अप्रोच यूज कर सकते हैं अपने आंसर राइटिंग में। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। हमने ये चीज देखी कि कैसे ऑस्ट्रेलिया पहला कंट्री बनने जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इन द लाइन इज द आर्टिकल, पीएम मोदी, अमित शाह, राहुल गांधी मीट टू डिसाइड चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर।
ओके, इंटरेस्टिंग आर्टिकल है यहां से, पॉलिटी जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 2 में ये यूज हो सकता है, प्रीलिम्स में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ओके, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए। तो हुआ क्या है, हाल ही में 3 लोग, प्राइम मिनिस्टर मोदी, अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी, ओके, अभी हाल ही में एक मीटिंग में मिले, जहां पर, और वो मीटिंग का पर्पस था, एजेंडा था, टू डिसाइड हु विल बी द चीफ इलेक्शनल कमिश्नर। ओके, अब यहां पर एक प्रॉब्लम है, यहां पर राहुल गांधी जी जो हैं, कांग्रेस लीडर ऑफ अपोजिशन, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने बोला कि एक साइड पर, ऑन वन हैंड देयर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड द होम मिनिस्टर अमित शाह जी, ओके, 2 लोग हैं, एंड ऑन द अदर साइड सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो एक तरह से जो पोलैरिटी है वो डिसबैलेंस है, एक तरफ 2 लोग हैं जो मेजॉरिटी में है, और एक तरफ सिर्फ अकेले लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जिसकी वजह से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसमें लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मानना यह है कि वो जिस पर्सन को का नेम रिकमेंड नहीं करना चाहते चीफ इलेक्शन इंफॉर्मेशन कमिश्नर के लिए, तो उसमें उनकी वॉइस जो है वो दबा दी जाएगी। तो आइए समझते हैं कि ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कैसे अपॉइंट होते हैं, और ये सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन क्या है। ओके, इसको मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले हम जाते हैं, अलाउ मी, सॉरी, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, 2005 में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आया था, जिसके तहत एक ऑफिस क्रिएट किया गया था, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। ये एक्ट आया था ताकि पब्लिक को इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिल सके, पब्लिक एक्सेस फॉर द इंफॉर्मेशन व्हाट इज हैपनिंग, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए, ट्रांसपेरेंसी को अपहोल्ड करने के लिए ये एक्ट आया था। इसमें सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन प्लस स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन जैसे ऑफिसेस क्रिएट करे गए थे। ओके, ये एज एक्ट के थ्रू बना था। तो सबसे पहला पॉइंट, दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन या सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का जो ऑफिस है वो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, इसका कोई आर्टिकल नहीं है। ठीक है, ये प्योरली एक एक्ट के थ्रू लाई गई थी। ओके, आरटीआई एक्ट के अंदर ये बना था। इसमें क्या कहा गया था, अगर हम देखें तो यहां बोला गया था कि ये जो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन होगा, इसमें 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो सीआईसी का कॉम्पोजिशन होगा उसमें 1 चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होंगे, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर प्लस अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर, 10 से ज्यादा नहीं, मैक्सिमम अप टू 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स होंगे, एंड दे आर गोइंग टू बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, लेकिन इनका जो टेन्योर है, सर्विस कंडीशंस हैं, सैलरी है, ये डिसाइड करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अपॉइंट प्रेसिडेंट के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन जो टेन्योर है, सर्विस कंडीशन है, सैलरी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड की जाएगी। और एट प्रेजेंट जो इनका टेन्योर है वो मैक्सिमम 65 ईयर्स ऑफ एज तक ये डिसाइड रहते हैं, या सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा डिसाइड करे उस बिहाफ पर ये किया जाता है। अब इनके अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता मेंटेन करने के लिए एक कमिटी बनाई गई कि अपॉइंटमेंट इस कमिटी के बिहाफ पर होगा। इस कमिटी में 3 लोग होंगे,
सबसे पहले होंगे प्राइम मिनिस्टर, दूसरे होंगे लीडर ऑफ ऑपोजिशन और तीसरे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ओके, 3 लोग होंगे कमिटी में, पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे, दूसरे लीडर ऑफ ऑपोजिशन होंगे, तीसरे होंगे कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। तो ये 3 लोगों की जो बॉडी है वो डिसाइड करेगी कि किसको चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर अपॉइंट किया जाना है। ये नेम रिकमेंड करेंगे और प्रेसिडेंट उस पर्सन को एज अ सीआईसी अपॉइंट कर देंगे। ओके, ये था अपॉइंटमेंट प्रोसेस। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है, पोलैरिटी जो है वो डिस्टर्ब्ड है। ऑन वन हैंड देयर इज पीएम एंड द होम मिनिस्टर, ऑन द अदर हैंड देयर इज लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब यहां पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो बयान दिया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने जो कहा है, उन्होंने डिनाई किया है इस नेम पर। ओके, जब जो नेम प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जिस नेम को अग्री कर रहे हैं, रिकमेंड कर रहे हैं, नाउ दिस क्रिएट्स अ फॉर्म ऑफ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है जहां पर डेमोक्रेसी के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो हार्म हो रहे हैं, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज ऑल्सो अ वॉइस ऑफ द पीपल। ओके, लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी वॉइस ऑफ द पीपल है। ठीक है, यहां पर जो है मेजॉरिटी रूल रिफ्लेक्ट हो रहा है, ऐसा लीडर ऑफ ऑपोजिशन का कहना है। यहां से हमने सीखा कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट करने का प्रोसेस क्या होता है और उसमें लूप होल्स क्या है। ये बहुत ही डिफिकल्ट, एक कॉम्प्लिकेटेड और एम्बिगुअस फिनोमेना है। ठीक है, इस पे रिफॉर्म्स की को भी हम सजेस्ट कर सकते हैं एज अ वे फॉरवर्ड, क्योंकि अभी तक हुआ क्या है, जैसे कि इस तरह की जो बॉडीज होती हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर, एक कैबिनेट मिनिस्टर जिन्हें प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन अपॉइंट करते हैं किसी बॉडी को। अब होता क्या था, अभी तक कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे ही नहीं, तो कुछ बॉडीज ऐसी रह जाती थी जिनमें किसी भी पर्सन का अपॉइंटमेंट होता ही नहीं था। ऐसा ही लोकपाल के केस में भी हुआ, जब प्रोसेस ये था कि इस तरह से चुनना है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया कि क्यों नहीं अपॉइंट किए जा रहे हैं ऑफिशियल्स, तो सरकार का कहना था कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है। जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन ही नहीं है तो जो कमिटी है वो कमिटी ही पूरी नहीं है, तो हम कैसे किसको अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहां पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को कहा कि यहां पर हम लीडर ऑफ ऑपोजिशन का मतलब सिर्फ लीडर ऑफ ऑपोजिशन से ना निकालें, यहां पर जो मेजॉरिटी की जो ऑपोजिशन पार्टी है, मतलब ऑपोजिशन में जो सबसे ज्यादा वोट वाली, सबसे ज्यादा सीट वाली पार्टी है, उसके लीडर को एज अ लीडर ऑफ ऑपोजिशन हम मानेंगे। लेकिन अब ऑफिशियली हमारे पास लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, इसलिए हमारे पास अब पूरी कमिटी रेडी है और हम चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर जैसी बॉडीज में अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। ओके, दिस वाज इन दिस आर्टिकल। नाउ लेट्स मूव अहेड। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एंड द आर्टिकल इज रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। ओके, एनवायरमेंट से रिलेटेड आर्टिकल है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लस इसे जीएस पेपर्स में भी, मेंस में यूज कर सकते हैं हम। ओके, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 में हम अपने आर्ग्यूमेंट्स को बिल्ड करने के लिए इसे यूज कर सकते हैं। अब हुआ क्या है, अगर हम हेडिंग पढ़े, ब्रीडिंग प्रोजेक्ट गिव्स एंडेंजर्ड वेस्टर्न ट्रैगोफैन ब्रीदिंग स्पेस। ओके, सबसे पहली चीज, यहां पर एक स्पीशी का नेम दिया गया है और उस स्पीशी का नेम है वेस्टर्न ट्रैगोपेन, और हेडिंग में जैसा कहा गया है एंडेंजर्ड स्पीशी है। तो सबसे पहली चीज कि इस स्पीशी का जो कैटेगराइजेशन है वो आईयूसीएन लिस्ट के अनुसार एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। एंडेंजर्ड कैटेगरी का स्पीशी है। ओके, अब जो हेडिंग है वो ये कहती है कि ब्रीडिंग प्रोजेक्ट जो है उसने एंडेंजर्ड वेस्टर्न ट्रोपोगन को ब्रीथिंग स्पेस दे दिया है। तो सबसे पहले हमें समझना है ये ब्रीडिंग प्रोजेक्ट क्या होता है। ओके, ब्रीडिंग प्रोजेक्ट, यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है और वो कॉन्सेप्ट है कैप्टिव ब्रीडिंग का। अब ये कैप्टिव ब्रीडिंग का प्रोजेक्ट क्या है, एक तो ब्रीडिंग होती है वाइल्ड में, कोई भी स्पीशी है वो वाइल्ड में मिल रहा है, वाइल्ड स्पेसेस में मिल रहा है, दैट विच इज नोन एज इन सितु। ओके, इन सितु प्लेसेस में अगर हम उसे ब्रीड करवा रहे हैं
तो उसे नॉर्मल ब्रीडिंग कहा जाता है। ओके, वो नॉर्मल ब्रीडिंग है, ब्रीडिंग इन द वाइल्ड। लेकिन जब पॉपुलेशन डिक्लाइन होने लगती है तब हम एक तरीका अपनाते हैं, उस तरीके का नाम है कैप्टिव ब्रीडिंग। तब हम वाइल्ड में से उस स्पीशी को पकड़ते हैं और एक कैप्टिविटी में रखते हैं, आइदर इन द जू और एनी कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर। ठीक है, कैप्टिव ब्रीडिंग सेंटर पे रख सकते हैं या किसी भी तरह की एक्स सितु कंजर्वेशन साइट पर हम रख सकते हैं। ओके, यहां पर हम जब ब्रीडिंग करवाते हैं, इस ब्रीडिंग प्रोसेस को कहा जाता है कैप्टिव ब्रीडिंग। इस प्रोसेस को कहा जाता है कैप्टिव ब्रीडिंग। जब हम एक्स सितु ओके किसी स्पीशी को वाइल्ड में से निकालकर एक कैप्टिविटी में रखकर उसे ब्रीड करवाया जाता है, तब उसे कैप्टिव ब्रीडिंग टेक्निक कहा जाता है। अब ये न्यूज में इसलिए है कि जो एंडेंजर्ड स्पीशी है वेस्टर्न ट्रैगोफिन, इसकी जो स्पीशी है वो एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसकी जो कैप्टिव ब्रीडिंग हम करवा रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रही है। तो यहां से हमारे लिए केस स्टडी बन सकती है। ओके, सबसे पहले जो जहां कैप्टिव ब्रीडिंग करवाई जा रही है वो है सराहन पीजेंट्री। ओके, सराहन पीजेंट्री। ओके, यहां पर हम इसको कैप्टिव ब्रीडिंग करवा रहे हैं बेसिक। ठीक है, और ये जो ट्रैगोफिन नाम का जो वेस्टर्न ट्रैगोफिन एंडेंजर्ड स्पीशी है, ये बेसिकली हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। ओके, याद रखेंगे ये हिमाचल प्रदेश का स्टेट बर्ड है। ओके, वेस्टर्न ट्रैगोफिन एंडेंजर्ड स्पीशी है। ओके, नए स्लाइड पर बना लेते हैं। हमने कैप्टिव ब्रीडिंग का तरीका समझ लिया। ओके, अब इसके बाद पहला पॉइंट कैटेगरी है एंडेंजर्ड, दूसरा पॉइंट स्टेट बर्ड है ये हिमाचल प्रदेश की, कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है। कहां पर कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है? सराहन पीजेंट्री में। ओके, यहां पर कराई जा रही है। पहले ये जो एक समय था जब ये ट्रैगोफिन नाम की जो चिड़िया है ये हमें जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे काफी सारे एरियाज में मिलती थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है यहां से। और कंजर्वेशनिस्ट का कहना है कि हमारे लिए सिर्फ कैप्टिव ब्रीडिंग जैसी टेक्निक्स बची हैं इस स्पीशी को बचाने के लिए। तो यहां पर इन्होंने इस पीजेंट्री में, सराहन पीजेंट्री में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। ओके, और काफी लंबे समय से ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और यहां सक्सेसफुल रहे हैं एक्स सितु प्रोग्राम्स जो है। ओके, एक्स सितु कंजर्वेशन का जो प्रोसेस है वो सक्सेसफुल रहा है, और यहां पर इन्होंने कम्युनिटी सपोर्ट की भी बात करी गई है। कम्युनिटी सपोर्ट की बात किस तरह से करी गई है? बेसिकली इन्होंने कहा है, सबसे पहली जो हम अगर चीज समझें तो वो ये है, ये एक इलाका होता है किसी भी फॉरेस्ट का जिसके बीच में एक कोर एरिया होता है और उस कोर एरिया के बाद एक बफर जोन होता है। अब यहां पर कुछ फॉरेस्ट डूलर्स होते हैं, फॉरेस्ट डूलर्स होते हैं, इनके कुछ राइट्स हैं। ओके, राइट्स हैं टू कलेक्ट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के राइट्स हैं। अब ये राइट्स को कलेक्ट करने के लिए कभी कभी क्या होता है, यहां पर ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है। ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन कि ये जो ट्रैगोफिन नाम की चिड़िया है इसको एंडेंजर्ड होने का खतरा महसूस करना पड़ रहा है। ब्रीडिंग में काफी सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो यहां पर कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म, ओके, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म जब ये प्रोजेक्ट चला तो यहां पर नए अवेन्यूज मिले इनकम के। ओके, इनकम के डिफरेंट सोर्सेज उन्हें मिले। ओके,
कहीं भी हिल स्टेशंस में जाते हैं जहां पर नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज सिचुएटेड है, फॉर एग्जांपल अगर आप रामनगर जाएंगे तो वहां पर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ओके, तो आपको आज के टाइम में कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म मिलेगा, वहां पर कैफेज मिलेंगे, तरह तरह के एडवेंचरस और स्पोर्ट्स मिलेंगे देखने को। तो उन्होंने क्या किया है, इनकम सोर्स जनरेट किया है उन कम्युनिटीज के लिए। तो अब यहां से ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है उसके रेट को हमने कम किया है, जिसकी वजह से वाइल्ड में हम इस कैप्टिव ब्रीडिंग को पॉसिबल करवा सकते हैं। ओके, ये ऐसा कहना है पीजेंट्री के जो अथॉरिटीज हैं उनका। ओके, और ये जो सक्सेसफुल रहा है ये अटेम्प्ट, ठीक है। तो यहां से हमने ये चीज सीखी। तो कुछ चीजें जो हमें इंपॉर्टेंट याद रखनी है वो ये है, वेस्टर्न ट्रैगोफैन स्पीशी है जो कि एक समय पे काफी सारे स्टेट्स में इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में मिलते थे। ओके, आज के टाइम पे एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। स्टेट बर्ड है हिमाचल प्रदेश की। सराहन पीजेंट्री में कैप्टिव ब्रीडिंग कराई जा रही है। एक्स सितु कैप्टिव ब्रीडिंग जो टेक्निक है वो सक्सेसफुल रही है। और यहां वे फॉरवर्ड है, कम्युनिटी बेस्ड टूरिज्म ने एवेन्यू खोले हैं इनकम के, जिसकी मदद से ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट डिक्रीज हो रहा है एंड इट इज ओपनिंग न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर द ब्रीडिंग इन द वाइल्ड। ओके, ये इस आर्टिकल का पूरा जिस्ट है जो आपको समझना है। तो ये हमारा था आर्टिकल रिलेटेड विद द एनवायरमेंट। ओके, नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट आर्टिकल। ओके, काफी यूनिक आर्टिकल है, SIR एंड द अनहिलिएशन ऑफ राइट्स। यहां पर बेसिकली जो SIR प्रोसेस हो रहा है, आप सभी ने भी इस प्रोसेस में भाग लिया होगा। ओके, काफ़ी सारी न्यूज़ भी देखने को मिली है, अनफॉर्चुनेटली फ्यू नेगेटिव इंसिडेंट्स की भी न्यूज़ देखने को मिली है। तो इस SIR की वजह से किस तरह से राइट्स का एनिहिलेशन हुआ है ये यहाँ पर बताया गया है इस आर्टिकल में। ओके, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है जो कंडक्ट कराई गई है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, यहां पर कहा गया है, देखिए सबसे पहला यहां इशू क्या आ रहा है वो समझना कि हमें बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। जैसा कि इस आर्टिकल में कहा गया है उस बेसिस पर हम समझेंगे। ओके, ये एक वेलफेयर स्कीम थी, मनरेगा स्कीम जो थी, ताकि रूरल हाउस होल्ड को हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवा सके। अब हुआ क्या था, ये बेसिकली एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है। अब मनरेगा में हुआ क्या, यहां पर पहले तो जो पेमेंट होता था वो अकाउंट में होता था, फिर आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम चलाया गया। कि यहां पर हुआ क्या, बेसिकली मनरेगा में क्या किया गया, वेलफेयर स्टेट में, किसी भी वेलफेयर स्टेट में, जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहता है, यहां पर DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहां पर क्या किया जा रहा है, यहां पे स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं, स्टेट को डायरेक्टिव्स दिए जा रहे हैं टू एस्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, वेलफेयर सोसाइटी एस्टैब्लिश करने के लिए। अब यहां पर हुआ क्या, स्टेट ने जो अपने डायरेक्टिव्स थे उसका ओनस, उसका जो भार है, बर्डन है, वो स्टेट से उठाकर पीपल पर डाल दिया, सिटीजन्स पर डाल दिया। ओके, आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम आया। आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम में क्या कहा गया कि आपको अपना आधार लिंक करना पड़ेगा तभी आपके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होगा। ओके, काम था स्टेट का, करना किसे है अब, सिटीजन को। तो यहां पर बेसिकली हुआ क्या है, वर्क को डेलीगेट कर दिया गया फ्रॉम स्टेट टू सिटीजन। नाउ कंसिडर एवरीवन, स्टेट के पास रिसोर्सेज ज्यादा हैं या एज एन इंडिविजुअल, एज ए सिटीजन आपके पास रिसोर्सेज ज्यादा है? ऑब्वियस सी बात है, स्टेट के पास रिसोर्सेज ज्यादा है। स्टेट के पास अथॉरिटी है, स्टेट ऑफिशियल्स को हायर कर सकती है। जिस तरह से किसान मित्र काम करते हैं, बैंक मित्र काम करते हैं, उस तरह से हमारे कुछ ऑफिशियल्स काम कर सकते थे इस चीज को, इस पूरे प्रोसेस को फुलफिल करने के लिए। ओके, अब हुआ क्या, यहां पे जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिटीजन के ऊपर डाल दी गई कि आपको ये लिंक करना है, और ऑफिशियल्स के ऊपर प्रेशर नहीं, ऑफिशियल्स को एक टारगेट दिया गया, 100% हमें इस टारगेट को अचीव करना है। एक टारगेट सेट किया गया, 100% अचीवमेंट ऑफ दिस टारगेट विद इन अ लिमिटेड स्पैन ऑफ टाइम। उस कम समय में हमें ये 100% टारगेट अचीव करना है। अब यहां पर जो सिटीजन की अगर हम बात करें, मनरेगा में जॉब लेने वाले जो ज्यादातर इंडिविजुअल होते हैं, मोस्टली दे आर इलिटरेट, ओके, अनएजुकेटेड होते हैं,
दे डोंट नो, दे डोंट हैव दैट नॉलेज, उनके पास ये नॉलेज नहीं है। डिजिटल डिवाइड है कंट्री में, उनके पास ये नॉलेज नहीं है हाउ टू डू दिस आधार लिंक्ड पेमेंट सिस्टम कैसे एस्टैब्लिश किया जाए। अब इस केस में हुआ क्या, कभी कभी ये सिटीजन हो सकता है विलेज में उस टाइम पर अवेलेबल ना हो, किसी भी तरह की इमरजेंसी या सिचुएशंस क्रिएट हो सकती हैं कि दिस सिटीजन इज नॉट अवेलेबल इन द विलेज, वो अपने घर पे अभी अवेलेबल नहीं है, या माइग्रेंट लेबर की प्रॉब्लम है, वो शायद अभी कहीं बाहर है। अब इस केस में क्या होता है, और लिमिटेड टाइम स्पेन का पीरियड है, अब उस केस में 100% एक्यूरेसी अचीव करने के लिए, 100% टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे बड़ा तरीका क्या अपनाया गया, वो बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, अनविलिंग टू वर्क। ओके, जो भी लोग नहीं मिले उनको अनविलिंग टू वर्क की कैटेगरी में डालकर उनका डेटा डिलीट कर दिया गया। नाउ थिंक द सेम कैन हैपन विद SIR ऑल्सो। SIR जो चल रहा है अभी, उसमें क्या होगा, BLOs हैं और बाकी जो भी ऑफिशियल्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उन्हें टारगेट दिए गए हैं और टाइम कम दिया गया है। अब यहां पर क्या होता है, मे बी हम सभी जानते हैं कि ज्यादातर लोग जो वोट देते हैं वो जहां जिस जगह के रजिस्टर्ड वोटर हैं वो वहां पर ना रहकर किसी दूसरी जगह में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, ज्यादातर जो ग्रेजुएट्स हैं, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स, मोस्ट ऑफ देम MBA ग्रेजुएट्स, दे वर्क अराउंड इन द दिल्ली NCR रीजन, और वो अपने घर पर अवेलेबल नहीं है इस टाइम स्पेन में, और BLO आते हैं और टाइम लिमिटेड है, जो भी डेट दी गई है वहां तक हमें ये टारगेट अचीव करना है। अब आप देखिए, वो व्यक्ति अपने घर पे भी अवेलेबल नहीं हो सकते हैं, ओके, या फिर बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। यहां पर हमें 2003 से पहले का डेटा देना था कि आप वहां रजिस्टर्ड वोटर थे, आपके पेरेंट्स या आपकी फैमिली में से कोई रजिस्टर्ड वोटर था, ओके, ये चीज यहां कही गई थी। लेकिन अब प्रॉब्लम यही आ रही है कि इतने कम स्टिपुलेटेड टाइम में इस टारगेट को अचीव करना इज अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अगेंस्ट है। जैसा कि डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बहुत ज्यादा क्रूशल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा था कि हमें इंस्टीट्यूशन की फ्रेटर्निटी को मेंटेन करके रखना है, ओके। सिटीजन स्टेट रिलेशनशिप की बात करी थी डॉक्टर BR अंबेडकर जी ने, और यहां उन्होंने कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर जो हमारा टारगेट होना चाहिए, इट इज मस्ट मोर ऑफ इंक्लूजन देन दैट ऑफ एक्सक्लूजन। अब यहां पर टारगेट अचीव करने के लिए सबसे इजीएस्ट शॉर्टकट है एक्सक्लूड कर देना, जिसकी वजह से वोटर लिस्ट में काफी सारी डिस्क्रिपेंसीज देखी जा सकती हैं। तो इस आर्टिकल में किस तरह से SIR को कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक वायलेशन बताया गया है, किस तरह से इस जहां पर हमें इंक्लूजन पे ध्यान देना था, प्रॉपर टाइम देना था प्रॉपर टारगेट्स को अचीव करने के लिए, ओके, जहां पे हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की थी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने सिटीजन पे डाल दी, ओके। वेदर नाउ थिंक देयर आर मल्टीपल वोटर्स विच हैव टर्न्ड 18 एंड दे डू नॉट हैव एनी आइडिया, उनके पास काफी सारे ऐसे इंस्टांसेस हो सकते हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि उससे पहले उनकी फैमिली में उनके पेरेंट्स ने कब 2003 से पहले कहां वोट डाला था, वो इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं हो सकती है। नाउ हाउ दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉट हैविंग दैट डेटा विद देम, और इस बेसिस पर उन्हें उनके सिटीजनशिप राइट्स, उनके राइट टू वोट के अधिकार को छीना जा सकता है। कैसे वो एक राइट टू वोट अधिकार खतरे में पड़ सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक क्वेश्चन यहां पर खड़ा हो सकता है, और ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव। मेंस में यहां पर ये क्वेश्चन SIR और एनिहिलेशन ऑफ राइट्स, ओके, जो बेसिक हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसका किस तरह से एनिहिलेशन है, ये लिंक करके एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन मेंस में आ सकता है, और उसका आंसर यहां पे हम इस आर्टिकल को पढ़कर बना सकते हैं, ओके। होप आपको ये आर्टिकल समझ में आया हो, ओके, और ना समझ में आया हो देन प्लीज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, ताकि हम इस चीज को आगे आने वाले वीडियोस में कवर कर सके, ओके। नाउ लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट आर्टिकल इज AI मस्ट पे। AI मस्ट पे क्या है, बेसिकली इसमें हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री
एंड इंटरनल ट्रेड। डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। ओके, एक व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा यूज करे जा रहे डेटा को, कॉपीराइट डेटा को किस तरह से एआई को वो पे करना पड़ेगा, एआई कंपनीज जो है उन्हें पे करना पड़ेगा, इस पे एक व्हाइट पेपर तैयार किया जा रहा है। बेसिकली प्रॉब्लम कहां आती है, तो अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो इस तरह से हम इस कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। ये आपका एआई सेक्शन है, ये आपकी स्क्रीन है, और उस स्क्रीन पर लेट्स सपोज XYZ नाम का एक कोई एआई सॉफ्टवेयर आपने ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप उससे एक क्वेश्चन पूछेंगे, आप उससे सपोज आपको एक असाइनमेंट सबमिट करना है, ठीक है, या आपको कोई रिसर्च करनी है, आपने उससे एक क्वेश्चन पूछा या एक टॉपिक पर कुछ सवाल पूछे। अब एआई तो आपसे चार्ज कर रहा है फॉर आंसरिंग दीज क्वेश्चंस, आपको तो पे करना पड़ रहा है, एंड दिस पे इज गोइंग टू द एआई कंपनीज। जो इन कंपनीज हैं उन्हें ये पेमेंट रिसीव हो रही है। लेकिन ये जो बैक एंड पर जब एआई लोगों के बनाए हुए डेटा को, बहुत मेहनत से की गई रिसर्च को एक्सेस करता है, तब एआई कंपनीज को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता, कोई रॉयल्टी पे नहीं करनी पड़ती। अब नाउ दिस इज एन इन्फ्रिंजमेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड कॉपीराइट्स। कॉपीराइट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का वायलेशन यहां पर देखने को मिल रहा है। अब ये जो आईपीआर और कॉपीराइट का वायलेशन है, उस तरह को कैसे, उस वायलेशन को कैसे प्रिवेंट किया जा सके, उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड एक व्हाइट पेपर तैयार कर रहे हैं। ये एक बहुत नेसेंट स्टेज में है अभी ये जो पेपर है। ओके, धीरे धीरे जैसे ही इसमें एडवांस होगा, ज्यादा कॉन्क्रीट हमारे पास डेटा आएगा, तब हम इसे डिस्कस करेंगे। फिलहाल में हेडिंग यही कह रही है, द वर्किंग पेपर ऑन एआई एंड कॉपीराइट इश्यूज इज अ गुड स्टार्ट। अभी ये स्टार्टिंग स्टेट में है। ओके, क्योंकि हो क्या रहा है, यहां पर रिसर्च बेसिस पर ये किसी भी राइटर का, किसी भी ऑथर का, किसी भी जर्नल पे ये एक्सेस कर सकता है एआई, और वहां से डेटा को, फैक्ट्स को, जो लोगों ने बहुत मेहनत के साथ ग्राउंड लेवल पर जाकर बहुत सारे फंड्स इकट्ठा करके जो रिसर्च की है, जो डेटा कलेक्ट किया है, जो चीज बनाई है, उसे एआई विदाउट एनी रॉयल्टी पे किए हुए यूज कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है। आप जबकि उसे पे कर रहे हो, लेकिन ये कोई पेमेंट नहीं कर रहा। यहां पर ये अभी व्हाइट पेपर लॉन्च, अभी इस पे काम चल रहा है। जैसे ही कंक्रीट डेटा आएगा तब हम इस टॉपिक में दोबारा वापस आएंगे। ओके, दैट वाज दिस इन दिस आर्टिकल। लेट्स मूव अहेड। ओके, यहां पर हम आर्टिकल्स देखेंगे। सबसे पहला आर्टिकल है इंडिया नेपाल आर्मी एक्सरसाइज कंक्लूड्स इन उत्तराखंड। ओके, 2024 में एक्सरसाइज, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज से रिलेटेड एक क्वेश्चन यूपीएससी ऑलरेडी पूछ चुकी है, तो ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से। ओके, प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से दिस आर्टिकल बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस। यहां पर बाइलेटरल एक्सरसाइज है। ओके, बाइलेटरल एक्सरसाइज है, इंडिया और नेपाल के बीच में हुई है। तो पॉइंटर्स बना लेते हैं। बाइलेटरल डिफेंस एक्सरसाइज। सबसे पहला पॉइंट, किस किस कौन से देश इन्वॉल्व हैं? दो देश इन्वॉल्व हैं, इंडिया और नेपाल। इंडिया और नेपाल की आर्मी एक्सरसाइज है डिफेंस में। दिस इज रिलेटेड विद आर्मी। कहां हुई है ये एक्सरसाइज? तो ये एक्सरसाइज हुई है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ओके, फॉरेन ट्रेनिंग नोड पिथौरागढ़, उत्तराखंड। एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो एक्सरसाइज का नाम है सूर्य किरण XIX। ओके, सूर्य किरण, सॉरी, एक्सरसाइज
दिस में भी 19th एडिशन है, ओके, आई एम नॉट श्योर, आई विल सी इट। तो सूर्य किरण मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया नेपाल के बीच में हुई है, बायलैटरल डिफेंस एक्सरसाइज है आर्मी की। कहाँ पर हुई है? पिथौरागढ़ के उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में हुई है। और यहाँ पर जो रोबस्ट डिप्लोमेसी जो है उसके लॉन्ग स्टैंडिंग मिलिट्री ब्रदरहुड के लिए ये आर्मी कंडक्ट कराई गई है। और यहाँ पर जो डीजीएमओज हैं, डीजीएमओज मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, उन्होंने मिलकर एक ट्री ऑफ फ्रेंडशिप प्लांट किया है। ओके, ट्री ऑफ फ्रेंडशिप प्लांट किया है फॉर सिंबलाइजिंग द स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ओके, तो ये था हमारा ड्रिल्स को लेकर। यहाँ पे काफ़ी सारी ड्रिल्स हुई हैं, ओके, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी बैटल कम्युनिकेशन सिस्टम, एआई एनेबल्ड सर्विलांसेस को देखते हुए, ओके, प्रिसीजन टारगेटिंग ड्रोन्स की एक्सरसाइज हुई है, इंटेलिजेंस सर्विलेंस और रिकॉग्निजेंस की एक्सरसाइज हुई है। ओके, तो ये था हमारे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से एक छोटा सा आर्टिकल। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज ओवर 30% स्टूडेंट्स इन उड़ीसा स्कूल्स ड्रॉप आउट बिफोर हायर सेकेंडरी लेवल। ये कैग की रिपोर्ट आई है। कैग की रिपोर्ट आप सभी जानते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने एक रिपोर्ट जारी करके बताया है कि किस तरह से 30% ड्रॉप आउट देखा गया है उड़ीसा में। ओके, 30% ड्रॉप आउट एट द हायर सेकेंडरी लेवल। हायर सेकेंडरी लेवल 10th क्लास के बाद, ओके, सीनियर सेकेंडरी लेवल में ये लोग नहीं जा रहे हैं। 30% स्टूडेंट्स का ड्रॉप आउट देखा गया है ड्यू टू मल्टीपल रीजंस। ओके, यहाँ पर बताया गया है चिल्ड्रन बताया गया है 2018 से 2023 तक 5.4 लाख चिल्ड्रन एनरोल हुए थे क्लास 1 to 11 में, और उन्होंने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू किया। तो यहाँ पर देखा गया कि ये जो हमारा ड्रॉप आउट रेट है 2018 से 19 के बीच में, 18 से लेकर 23 के बीच में, यहाँ पर 3.12 से लेकर 7.26 तक ये जंप हुआ है। ओके, तो रीजंस जो है वो उड़ीसा की स्टेट एजुकेशन प्रोग्राम अथॉरिटी ने अभी एनालाइज नहीं किए हैं। काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रीजन इज पॉवर्टी। ओके, पॉवर्टी की वजह से ये 30% ड्रॉप आउट हमें देखने को मिला है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड विद साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस आर्टिकल से हमने काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी पूछे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्यूबिट्स। क्यूबिट्स एक बार यूपीएससी ने पूछा था कि ये क्यूबिट्स क्या है, किस चीज से रिलेटेड है, एंड इट वाज रिलेटेड विद क्वांटम टेक्नोलॉजी, क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड है। अब हम सबसे पहले समझते हैं कि ये क्वांटम फिजिक्स है क्या। ओके, क्वांटम साइंस, क्वांटम फिजिक्स, साइंस या क्वांटम फिजिक्स की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसी साइंस, जैसे कि हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ह्यूमन बॉडी, जो इंसान का शरीर है उसका बेसिक ब्लॉक क्या है? सेल है। फिजिक्स में पढ़ते हैं कि बेसिक ब्लॉक ऑफ एनी मैटर इज एटम। ऐसे ही क्वांटम साइंस एक ऐसी स्टडी है फिजिक्स की जिसमें हम ये पढ़ते हैं फिजिक्स की स्टडी में कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स है, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। और यहां पर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ यूनिवर्स में दो चीजें पढ़ी जाती हैं, वन इज मैटर एंड अनदर इज लाइट। तो ये जो लाइट और मैटर का जो फिनोमिना है उसे यहां पढ़ा जाता है। और क्वांटम, ठीक है, ये लाइट और मैटर का जो फिनोमिना है उसे पढ़ा जाता है। और ये जो क्वांटम फिजिक्स है या क्वांटम साइंस, ये दो प्रिंसिपल्स पे चलती है। ओके, द फर्स्ट प्रिंसिपल इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन and the second principle is the principle of entanglement. Okay, first the principle of superposition and the second one is the principle of entanglement. Okay, आप अगर कोई एक कॉइन देखेंगे, okay, let's take this example. अगर आप कोई भी एक कॉइन लेंगे और उस कॉइन को देखेंगे, उस कॉइन के ऊपर यहाँ पर मनी का अमाउंट प्रिंट होता है और दूसरी तरफ कोई भी लोगो प्रिंट होगा। ओके, तो आप जब एक तरफ से देख रहे हैं तो या तो आपको अमाउंट दिखेगा या फिर आपको वो लोगो दिखेगा। आपको दोनों चीजें एक साथ नहीं दिख सकती, आपको वो पलटना पड़ेगा। सुपरपोजिशन का प्रिंसिपल वो है जहां पर दोनों स्टेट एक साथ दिख रही हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हम क्लासिकल कंप्यूटिंग की बात करें, बेसिकली क्वांटम साइंस क्या है? ये भी एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है। एक हमारे क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं जो कैलकुलेट करते हैं, ओके, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पर, जो डिटेक्ट करते हैं या तो 1
या 0, जो बाइनरी लैंग्वेज में समझते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 0 और 1 अलग अलग नहीं है, 0 1 इसे इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज एक क्लासिकल कंप्यूटर है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है तो 1, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है तो 0। इजी लैंग्वेज में समझते हैं, ठीक है। तो या तो वो 1 को डिटेक्ट करेगा या 0 को डिटेक्ट करेगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में 1 और 0 अलग है ही नहीं, वो एक साथ ही है। ओके, तो ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको समझने के लिए, लेकिन दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। जैसे अगर आप फैन को देखेंगे तो फैन में 3 पंखुड़ियां होती हैं जनरली, और जब वो फैन चलता है तब आपको एक भी पंखुड़ी नहीं दिखाई देती, आपको लगता है एक ही पंखुड़ी है वो जो घूमे जा रही है। इसी प्रिंसिपल को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और दूसरा प्रिंसिपल है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ एंटेंगलमेंट। एंटेंगलमेंट का मतलब होता है उलझना। ओके, यहां पर यूनिवर्स में जो काफी सारा मैटर और लाइट है वो आपस में ऐसे इंटरकनेक्टेड है जो कि आपस में काफी ज्यादा उलझा हुआ है, एंटेंगल्ड है। ओके, ये इस तरह से ये क्वांटम कंप्यूटिंग चलता है। तो यहां पर कुछ शब्द हमें समझने हैं। द फर्स्ट वन इज क्वांटम इकोस और क्यू डे। ओके, ये 2 चीजें हैं, ये हम समझते हैं। बेसिकली हो क्या रहा है, गूगल का एक विलो प्रोसेसर है, विलो प्रोसेसर है गूगल का। उन्होंने एक विलो एक्सपेरिमेंट किया है। विलो एक्सपेरिमेंट में बेसिकली वो इस क्वांटम इको को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्वांटम इको क्या है? क्वांटम इको सबसे पहले तो क्वांटम इको एंटेंगलमेंट को पढ़ने की कोशिश करता है। ये क्वांटम इको, आपने इको सुना होगा, जैसे आप किसी पुरानी मॉन्यूमेंट में जाए तो वहां पर आप चिल्लाएंगे तो आवाज आपको वापस आती है। यही सेम प्रिंसिपल रडार्स में भी यूज होता है। रडार्स में जब सुनार्स में, ओके, जहां पर वेव जाती है, फॉर एग्जांपल इस तरह से ये चलता है। सपोज ये एक शिप है, ओके, नीचे हमें कुछ चीज पता करनी है। यहां से वेव निकलेगी, यहां टकराएगी और दोबारा वेव वापस जाएगी, और फिर हम इस चीज को, हमें पता चलेगा, इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। इसी तरह से क्वांटम में भी इको होता है, यूनिवर्स में भी एक इको होता है जो कि एंटेंगलमेंट को पढ़ता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं क्वांटम इको, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम क्वांटम इको बोलते हैं, जिसे विलो एक्सपेरिमेंट गूगल ने कंडक्ट किया है, और इसको साइंटिस्ट मेजर करते हैं इस क्वांटम इको को OTOC के फॉर्मेट में। क्वांटम इको को मेजर किया जाता है OTOC के मेजरमेंट में, आउट ऑफ टाइम ऑर्डर कोरिलेटर्स। आउट ऑफ टाइम ऑर्डर कोरिलेटर्स। ओके, इस चीज की स्टडी, इस मेजरमेंट यूनिट में इन्हें मेजर किया जाता है, और यहां से हमें पता लगाया जाता है। अब ये जो क्यू डे है, अब बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट हुआ क्यों है, ये देखने को हुआ है कि जो क्यू डे है वो कितना जल्दी अचीवेबल है या नहीं है। अब क्यू डे क्या होता है? क्यू डे रेफर्स टू अ डे अ क्रिप्टोग्राफिकली रेलेवेंट क्वांटम कंप्यूटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू ब्रेक पब्लिक की एनक्रिप्शन। ओके, इस चीज को समझते हैं। देखो, डिजिटल सिग्नेचर होता है। There is one thing which is known as digital signature. अब डिजिटल सिग्नेचर जो होता है, बेसिकली आप हार्ड कॉपी पे अगर किसी अथॉरिटी को साइन करने होते हैं तो वो अपने पेन से सिग्नेचर करते हैं, स्टैंप लगाते हैं। जब से चीजें डिजिटलाइज होना शुरू हुई हैं तब से हम डिजिटल सिग्नेचर इशू करने लगे हैं। ओके, बिकॉज द मैनुअल सिग्नेचर कैन बी फोर्ज्ड, वो फोर्ज किए जा सकते हैं, फर्जी उनके कॉपी बनाई जा सकती है। अब डिजिटल सिग्नेचर में क्या होता है? 2 पार्ट्स होते हैं ताकि इस फ्रॉड को रोका जा सके, जो फोर्जिंग है उसे रोका जा सके। एक होता है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, एक होती है पब्लिक की, और एक होती है प्राइवेट की, या जिसे सीक्रेट की भी कहा जाता है। इन दोनों चीजों को मिलाकर एक डिजिटल सिग्नेचर क्रिएट किया जाता है। ओके, जिसकी मदद से कोई भी जो डेटा है, कोई भी डेटा है उसे हम एनक्रिप्ट करते हैं। एनक्रिप्ट कर रहे हैं मतलब उसे एक ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहे हैं जिसे कोई चुरा ना पाए, जिसे कोई डिकोड ना कर पाए। तो ये डिजिटल सिग्नेचर बेसिकली पब्लिक की और प्राइवेट की या सीक्रेट की को मिलाकर बनाया जाता है, जिससे किसी भी डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। अब डेटा को एनक्रिप्ट किया जाता है। अब जो क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं, वो नॉर्मल क्लासिकल कंप्यूटर से बहुत ज्यादा तेजी से कैलकुलेशंस करते हैं। अब जब किसी भी एक नॉर्मल कंप्यूटर से
तेज, जैसे कि इस आर्टिकल में बताया गया है, यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन को दोबारा जाएं कि क्रिप्टोग्राफिकल रैंडम रेलेवेंट क्वांटम कंप्यूटर बिकम्स पावरफुल इनफ टू ब्रेक पब्लिक की एनक्रिप्शन। जब ये क्वांटम कंप्यूटर पब्लिक की के द्वारा एनक्रिप्टेड डेटा को जब ये ब्रेक कर दे, ओके, वो टाइम, वो समय जब ये क्वांटम कंप्यूटर इतना पावरफुल हो जाए कि ये जो पब्लिक की एनक्रिप्टेड डेटा है, पब्लिक की को ब्रेक कर दे, उस दिन को हम कहते हैं क्यू डे, उसे कहा जाता है क्यू डे। अब ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है, ओके, ह्यूमैनिटी को देखते हुए इस तरह से काफी ज्यादा डेटा लीक हो सकता है और इसका मिसयूज किया जा सकता है, साइबर क्राइम्स बढ़ सकते हैं बहुत ज्यादा हायर लेवल पर। तो इसी चीज को देखते हुए ये स्टडी की गई है। यहां पर एक स्लोगन आया है, हार्वेस्ट नाउ डीक्रिप्ट लेटर। बेसिकली होता क्या है, ये जो प्राइवेट पब्लिक की और प्राइवेट की है, उसे, जैसे कि हमने आज कोई डेटा स्टोर किया, उसे, उस डेटा को बाद में डीक्रिप्ट करेगा, तब कोई भी क्वांटम कंप्यूटर, तब उसे क्यू डे के तौर पर रेफर किया जा सकता है। अगर हम पॉसिबिलिटीज की बात करें तो ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये अभी फिलहाल में पॉसिबल नहीं है, इसको देखते हुए, ठीक है। तो इसी के प्रिवेंशन के लिए हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है क्वांटम इको का। तो गूगल की तरफ से ये एक्सपेरिमेंट किया गया है विलो प्रोसेसर पर, और देखा गया है कि किस तरह से क्वांटम इकोस और क्यू डे आपस में कितने रिलेटेड हैं। यहां पर एक और टर्म है, दैट इज शोर्स एल्गोरिथम, ये भी आपको याद रखना है, ओके। शोर्स एल्गोरिथम ये रिलेटेड है क्वांटम स्टडी से रिलेटेड, क्वांटम इकोस से रिलेटेड, ओके। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में, दैट शोर एल्गोरिथम इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स और विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज। तो यहां पर आंसर हो जाएगा क्वांटम इकोस। तो इस तरह से ये आपको समझना है। बेसिकली बहुत सिंपल तरीके से ये समझाया गया है कि क्या होता है क्वांटम कंप्यूटिंग। बेसिकली क्लासिकल कंप्यूटर्स होते हैं, क्लासिकल कंप्यूटर्स जिस रेट पर कैलकुलेशन करते हैं उससे कई ज्यादा स्पीड पर कैलकुलेशन करने वाले कंप्यूटर्स को क्वांटम कंप्यूटर्स कहा जाता है। वो दिन, जिस दिन ये क्वांटम कंप्यूटर किसी पब्लिक की को, डिजिटल सिग्नेचर की किसी पब्लिक की एनक्रिप्टेड डेटा को ब्रेक कर देगा, उसे क्यू डे कहा गया है। और जो एल्गोरिथम यहां पर यूज होती है इस कंप्यूटेशनल डिवाइस में, उसे शोर्स एल्गोरिथम कहा जाता है। ये पूरे इस आर्टिकल में मेंशन्ड है, ओके। दिस वाज ऑल इन दिस आर्टिकल एंड होप आपको समझ में आई हो चीजें, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा हो। जो भी आप कुछ सजेशंस या फीडबैक्स देना चाहते हैं, देन प्लीज मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन। कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग। थैंक यू सो मच। जय हिंद।